हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है एंड और आपको सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा रिगार्डिंग इस चैप्टर, डायग्राम्स और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सम्स होगा वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नॉट इन दिस वीडियो। इन दिस वीडियो में हम थ्योरी पोर्शन, डायग्राम विद कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। The first topic which we need to understand in this chapter is aggregate demand. तो बेटा aggregate demand होता क्या है? Now aggregate demand, as you see, is the total demand for all finished goods and services produced in an economy. I repeat, इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड होता है फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज का, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। जैसे मान लीजिए डिमांड फॉर पी इन द होल इकोनॉमी, वैसे तो उस नजरिए से देखा जाए तो हम लोग उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और ये अपना देखिए, ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है। वी राइट इट लाइक दिस: एडी इक्वल टू सी, दैट इज फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉलोड बाई एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम फॉर इम्पोर्ट। इन दोनों को हम लोग एक साथ में बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। एंड व्हाट इज द नेट रिजल्ट? हाउ डू यू कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट अर्निंग माइनस इंपोर्ट पेमेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एग्रीगेट डिमांड। नाउ मूविंग ऑन, अब हम लोग एक एक कंपोनेंट्स देखते हैं एग्रीगेट डिमांड का। जैसे एज आई टोल्ड यू, द फॉर्मूला इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सो द सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. It is called household expenditure. It depends upon the level of disposable income of household. Disposable income बोले तो एक इंडिविजुअल जो अर्न करता है, एक हाउस होल्ड जो अर्न करता है, उसमें से टैक्स पे करने के बाद जो पड़ा रहता है उसके पास, उसी को हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अब ये डिस्पोजेबल इनकम जितना ज्यादा होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी उतना ज्यादा होगा, एंड वाइसी वर्सा। डोंट यूज दिस टर्म वाइसी वर्सा इन एग्जाम। अगर पूछा जाए तो आप पूरे टर्म्स में लिखे, वाइसी वर्सा ना लिखे। Next, followed by I. Now, I stands for private investment expenditure. It refers to the expenditure of private investor on purchase of goods which adds to the stock of capital, that is investment. तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है, डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। अब अगर आप ध्यान से एक चीज समझे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका दो काइंड है। एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक है बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका इनकम इलास्टिक, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिक। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है इनकम इन इलास्टिक। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म्स? इसका मतलब ये है कि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो जैसे जैसे आपका नेशनल इनकम बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाता है। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है बेटा, वो कांस्टेंट रहता है। चाहे आपका जैसा भी इनकम हो, that amount of investment will continue to exist in the economy. और डिफरेंस अगर देखें तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट which is made with the motive of earning profit, whereas this investment is made irrespective with the level of income. चाहे कुछ भी level of income हो, that amount of investment will continue to exist in the economy. Next we have, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो जनरली प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाता है, whereas the autonomous investment है that is done by the government sector. And as I've told you, this is income elastic and this is income inelastic. और आपको एंड में डायग्राम भी बनाना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, डायग्राम इज नॉट अ डिफरेंस। ओके, डायग्राम डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आपको डिफरेंस पूछे तो आप डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम को डिफरेंस में काउंट नहीं किया जाता है। चलिए, अब जो नेक्स्ट है फॉर्मूला में, आई के बाद आता है जी। जी मतलब हो गया गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स टू मीट पब्लिक नीड्स।
मतलब जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इकोनॉमी में करता है, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ताकि ये सब चीज अच्छे से चल सके, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों पे जो भी गवर्नमेंट खर्चा करता है, उसको हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें और एक चीज आता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। It refers to the expenditure incurred by the government on capital goods. This expenditure is important for the development of the country, जैसे कि मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, रोड्स एंड बिल्डिंग, मतलब सीधा सीधे बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी खर्चा करता है जिससे फिजिकल कैपिटल क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हम लोग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फॉलोड बाय द नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है एग्रीगेट डिमांड का जो लास्ट कंपोनेंट है वो है एक्स माइनस एम, एज आई टोल्ड यू इट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट बोले तो बेटा एक्सपोर्ट अर्निंग माइनस इंपोर्ट पेमेंट, ये सब कुछ मिल करके बनता है एग्रीगेट डिमांड। तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ है एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। नाउ एज आई टोल्ड यू, ये जो एडी का फॉर्मूला है बेटा, ये ओपन इकोनॉमी के लिए है, ठीक है, लेकिन हम लोग को अपने सिलेबस में क्लोज्ड इकोनॉमी को कवर करना है, जहां पे सिर्फ दो ही सेक्टर है। इन दैट केस द एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है वो निकल करके आता है डिजायर्ड सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी फॉर कंजम्पशन एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। A few things to be kept in mind. The consumption एक्सपेंडिचर जो है वो बेटा कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज आपको सरवाइव करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। इन द सेंस, अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, अगर किसी ग्राफ में कंजम्पशन कर्व को प्लॉट करते हैं तो वो ओरिजिन से ऊपर ही बनता है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। दिस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी, डजेंट मैटर आपका इनकम है या नहीं है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जब हम लोग कंजम एडी का डायग्राम प्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे डायग्राम प्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो जो अपना कंजम्पशन कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है, और जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस होने वाला है। ठीक है, तो ये अपना याद रखना है एक चीज को, कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कंजम्पशन जो है वो हमेशा ऑटोनोमस रहेगा अपने डायग्राम में, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सॉरी वो कांस्टेंट रहता है। कंजम्पशन अपवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, और जब आप ये सी प्लस आई, इन दोनों चीजों को आप ऐड करते हो तो जो कर्व निकल करके आता है वो हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। सो होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब आते हैं हम लोग एग्रीगेट सप्लाई। जैसे बेटा एग्रीगेट डिमांड होता है इकोनॉमी में, वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी होता है। सर एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बताइए। तो बेटा एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला हो गया सी प्लस एस, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इसीलिए बाद में जब हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना होता है जहां पे हम लोग लिखते हैं एडी इक्वल टू ए एस, तो वहां पे इक्वेशन ऐसे होता है, एडी का सी प्लस आई और ए एस का सी प्लस एस, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो इसमें से और एक पॉइंट निकल करके आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स। ये फर्दर ऑनवर्ड्स हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्रीगेट सप्लाई मतलब होता है द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस विद इन सर्टेन पीरियड, इसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। देखिए बेटा ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ और डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा। एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम लोग ए एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम मतलब वाई, एंड वाई मतलब नेशनल इनकम। अब जब इंसान कमाता है तो उस कमाया हुआ पैसा से वो कंजम्पशन करता है और बाकी का पैसा वो सेव करता है, ठीक है, और यही आपका एग्रीगेट सप्लाई का भी फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कर्व्स बनते हैं, ठीक है, सबसे पहला आपका यहाँ पे कंजम्पशन कर्व बनता है और एक सेविंग्स कर्व बनता है, ठीक है, और जो नेशनल इनकम है वो हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। अब एक चीज और
देखने वाली चीज है वो ये है कि अगर आप ये टेबल ध्यान से देखें तो ये टेबल शो कर रहा है कि जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन 70 है, बाकी का पैसा हम लोग सेव करते हैं। वैसे इनकम अगर 200 हुआ सपोजिटली तो कंजम्पशन 140, बाकी का पैसा सेव हो गया। तो अगर आप ये सी और एस इन दोनों का सम निकालें तो जो निकलता है वो होता है एग्रीगेट सप्लाई। और अगर आप ये ध्यान से देखें कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों का वैल्यू बेटा सेम है, इसीलिए हमने पहले ही कहा कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा एडीएएस अप्रोच के साथ। एज आई टोल्ड यू देयर आर टू अप्रोचेस, अभी ऊपर में ही हमने शो किया। एक है एडी इक्वल टू एएस अप्रोच, और अगर एडी का जो फॉर्मूला है दैट इज सी प्लस आई और एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस, इन दोनों को इक्वेट करें तो एक और अप्रोच निकल करके आता है दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। वो हम लोग को वीडियो में थोड़ा आगे जाके वो भी देखने मिलेगा। तो ये देखिए एक टेबल हमने प्रेजेंट किया है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को प्रेजेंट किया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस ये जो टेबल यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ देखिए जब इनकम, ये वाला कॉलम देखिए, जब इनकम जीरो है कंजम्पशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। जब इनकम जीरो है कंजम्पशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ओके, इन दैट केस योर सेविंग्स विल बी -30, दैट इज हिज सेविंग्स। और अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस है। करेक्ट। और जैसे आप ये सी और एस, सी और आई इन दोनों का सम निकालते हैं तो आपको मिलता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और जब आप सी और आई का टोटल करते हो तो एग्रीगेट डिमांड निकलता है, और जब आप कंजम्पशन और सेविंग का टोटल करते हो तो आपको एग्रीगेट सप्लाई मिलता है। आपको दिख रहा होगा थर्ड लास्ट कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम। थर्ड लास्ट कॉलम में एडी को रिप्रेजेंट किया गया है और सेकंड लास्ट कॉलम में एएस को रिप्रेजेंट किया गया है। और रिमार्क अगर आप देखें तो ये है बेटा वो इक्विलिब्रियम लेवल जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई सेम है। इसके पहले इन सिचुएशंस में एक्सेस डिमांड को हाईलाइट किया गया है बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और बिलो दैट आपको डेफिशिट डिमांड दिखने मिलेगा जहां पे डेफिशिट डिमांड या आप बोल सकते हैं एक्सेस सप्लाई देखने मिलेगा जहां पे एग्रीगेट सप्लाई बड़ा है और एग्रीगेट डिमांड कम। नाउ अकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम लोगों को ये ग्राफ समझना है। ये ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो 45 डिग्री वाला लाइन दिख रहा है वो इनकम या एएस को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। और ये जो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है बेटा वो है ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है जिस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर है। करेक्ट। तो ऑब्वियस सा बात है इस पॉइंट पे जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि बिफोर द इक्विलिब्रियम मतलब जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा है तब क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, and after the equilibrium when aggregate supply is greater than aggregate demand तब क्या सिचुएशन है, और कैसे हम इन दोनों सिचुएशन से वापस इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है when aggregate demand is greater than aggregate supply the flow of goods and services in the economy tends to be less than the demand। तो जो जैसे कि हमने बताया अगर आपका एग्रीगेट डिमांड, हाँ, अगर आपका एग्रीगेट डिमांड जो है बेटा वो ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई है कम, इसका मतलब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम। इन दिस केस प्रोड्यूसर को क्या करना है, प्रोड्यूसर क्या ऐसा कर सकता है कि वो वापस वापस इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में ला सके। प्रोड्यूसर
क्या ऐसा कर सकता है कि वापस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए? देखिए हमने येलो पेन से हाईलाइट किया है कि क्या हम ऐसा करें कि वापस हम इक्विलिब्रियम में लौट सके। तो इसके लिए प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर नीड्स टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। Whole existing stock sold out, producer would suffer the loss of unfulfilled demand। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि उसका जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो मेंटेन रहे। अब प्रोड्यूसर अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा बेटा, तो सिंपल सा बात है, एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में बढ़ेगा, और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा आपका इनकम भी बढ़ेगा। और ये कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक हम लोग इक्विलिब्रियम, जो कि y से डिनोट किया गया है डायग्राम में, और सपोजिटली हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं y0 से। मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y0 से, और हम लोग को रीच करना है y1 पे। वो कैसे संभव है? एज आई टोल्ड यू, एग्रीगेट डिमांड बड़ा है, एग्रीगेट सप्लाई छोटा है। इसका मतलब इकोनॉमी में डिमांड कुछ ज्यादा ही है compared to the supply of goods. In that case, to reach equilibrium, the government, what the producer has to do, the producer has to produce more. As the producer starts producing more, employment बढ़ना शुरू हो जाएगा, comparatively income भी बढ़ेगा, and this will continue till we reach the equilibrium point। जैसे equilibrium point y हम लोग reach करेंगे, y मतलब ये वाला point जैसे reach करेंगे, पूरा process जो है वो stop हो जाएगा, क्योंकि we have achieved our equilibrium। सिमिलरली अगर हम लोग y1 में है मान लीजिए, तो क्या दिखता है y1 में? y1 में अपन को दिखता है कि हम लोगों का जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। इन दिस केस जो प्रोड्यूसर का प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, आई रिपीट द टर्म, प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, वो तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में लौटने के लिए प्रोड्यूसर के पास एक ही रास्ता बचा है, दैट इज द प्रोड्यूसर विल स्टार्ट कटिंग प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन कम करना शुरू करेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा धीरे धीरे, और वापस से इनकम भी कम होना शुरू हो जाएगा। इन दिस वे हम लोग वापस y1 से, ठीक है, y1 से इक्विलिब्रियम लेवल y तक आएंगे, क्योंकि जैसे ही एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन कट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी वर्कर्स को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन अब उतना नहीं चाहिए, तो इनकम भी फॉल होना शुरू होगा, और ये अपन को y1 से y तक जैसे ही ले जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ये था आपके लिए एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। अब इसके बाद हम लोगों को सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखना है, ठीक है, जो कि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई से ही निकल करके आता है। तो ये देखिए, द फर्स्ट कॉलम में हम लोगों ने इनकम को शो किया है, सेकंड कॉलम में हम लोगों ने कंजम्पशन को शो किया है। इनकम और कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा निकल के आएगा सेविंग्स। और इस अप्रोच में जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा, वही अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इन सारे पॉइंट्स पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है, और उसके नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम अपने को मिलता है, एंड आफ्टर दैट सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा एक्सप्लेनेशन वही सेम रहता है। जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से बड़ा है, इट रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से बड़ा है, इट रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो एक्सप्लेनेशन वही रहेगा जो पहले हम लोग किए थे। क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा? अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें, तो ये एडी एएस अप्रोच का ही एक्सटेंशन है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। जब भी सेविंग इन्वेस्टमेंट पूछे तो बेटा आप दोनों डायग्राम बनाए। ठीक है। तो देखिए हम सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ही हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए ये आपका सेविंग्स निकल करके आया, और ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑटोनोमस है। करेक्ट। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y से। उसके पहले जो पॉइंट है उसको y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पॉइंट को y2 से। ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं ई से। इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है, विच इज जस्ट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा कि जो सेविंग्स है वो बड़ा है इन्वेस्टमेंट से। इन दैट केस एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो करना क्या है, सेम चीज। जब आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग से बड़ा है, इन दैट केस व्हाट विल द प्रोड्यूसर डू, प्रोड्यूसर का प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेंटरी तेजी से घट रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना। सो इन दैट केस द प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। ठीक है। और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नेशनल इनकम भी बढ़ना शुरू होगा, और हम लोग धीरे धीरे Y1 से Y के तरफ चले जाएंगे। सिमिलरली अगर सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट से बड़ा बन जाएगा, इन दैट केस एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, सो द प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। इन दैट केस प्रोडक्शन जो है उसको कट करना पड़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा और नेशनल इनकम जो है वो फॉल करना शुरू करेगा फ्रॉम Y2 टिल वी रीच Y, फ्रॉम Y2 टू टिल वी रीच Y। इन दिस वे हम लोगों को वापस से इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हमने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, एक्सेस डिमांड। सर ये एक्सेस डिमांड ये भी एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इससे भी आप क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस डायग्राम जो कि एक्सेस डिमांड का है, अगर आप ध्यान से देखिए कि एक्सेस डिमांड सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रहा है। क्रिएट हो रहा है इस तरीके से, हम एक बार रीड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन मिले और बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके उस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, ये अपना इनकम है 45 डिग्री पे जैसे होना चाहिए था। अच्छा, ये आपका आ गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है बेटा, ये एग्रीगेट डिमांड आ गया, और ये एग्रीगेट डिमांड इसलिए आया बिकॉज सी प्लस आई मिलकर एग्रीगेट डिमांड ही बनता है। अब मान लीजिए इकोनॉमी में जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया हम लोगों को एक नया एग्रीगेट डिमांड मिला, दैट इज AD1। और वो कैसे आया, सी प्लस आई ये तो था ही, लेकिन और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण अपना एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। करेक्ट। पहले जो जिस पॉइंट पे हम लोग थे वो था ये पॉइंट। ठीक है बेटा, और अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए ये Y1 है और ये बन गया Y2। ये इक्विलिब्रियम था पहले E1, अब इक्विलिब्रियम हो गया है मान लीजिए E2। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसका गैप है, ठीक है, ये जो इसका गैप है, ये गैप, ये गैप डिनोट कर रहा है एक्सेस डिमांड को। ये गैप डिनोट कर रहा है एक्सेस डिमांड को। करेक्ट। जब हम लोग पॉइंट ई पे थे, ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहा था, बिकॉज ई पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल था, तो इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे था। लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा और हम लोग को नया इक्विलिब्रियम मिला, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। वी कॉल इट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, इससे ऊपर वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, दैट इज वाई दिस गैप हैज बीन क्रिएटेड। दिस गैप इज नोन एज एक्सेस डिमांड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इस गैप को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कॉज क्या है ऐसा होने का, सबसे पहला इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, increase in government investment expenditure, increase in export owing to lower domestic price in relation to international prices। डोमेस्टिकली प्राइस कम होने के कारण प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जा रहा है जहां पे ज्यादा प्राइस मिल सके, तो सारा प्रोडक्ट देश से बाहर चला जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली कंट्री में एक एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्रिएट होता है।
डिक्रीज इन इंपोर्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज इन इंपोर्ट ओइंग टू इंटरनेशनल हायर इंटरनेशनल प्राइस। अब वहां पे इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे एक्सेस डिमांड को कवर करने के लिए, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे जहां से, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल प्राइसेस जो है बहुत हाई है, इसके कारण इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है, और ये सब मिल करके एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्रिएट करता है। अब यहाँ देखिए ये डेफिशिट डिमांड है, जिसको हम लोग बेटा डिफ्लेशनरी गैप के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिवर्स है, यहाँ पे पूरा सिचुएशन जो है बेटा वो रिवर्स है। देखिए कैसे रिवर्स है, पहले हम लोग इस पॉइंट पे थे जहाँ पे एडी इक्वल टू सी प्लस आई था, और पॉइंट ई पे हम लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मिल रहा था। ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमी में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट घट गया, तो इसलिए सी प्लस आई अब हो गया सी प्लस आई माइनस चेंज इन आई। वो जो ऐसे लिखा हुआ है ये डेल आई है, जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट उतने अमाउंट से फॉल कर गया, जिसकी वजह से जो अपना एग्रीगेट डिमांड है वो एडी से एडी वन पे आ गई। इसका मतलब हम लोग पहले थे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, और अब हम लोग आ गए हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, और इसके वजह से अपना जो नेशनल इनकम है वो भी घट जाएगा। और इसका कॉज क्या है बेटा, और कॉज है इसका डिक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब आपको रिवर्स लिखना है, जो सब चीज वहां पे इंक्रीज था एक्सेस डिमांड में, वो यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। वहां पे एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, यहाँ एक्सपोर्ट घटेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। इंक्रीज इन टैक्स लीड्स टू डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। अगर आप टैक्स बढ़ा दे, ठीक है, तो इंसान के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम, मतलब उसके पास जो खर्च करने के लिए पैसा बचेगा वो बहुत कम बचेगा, तो उसके वजह से भी डेफिशिट डिमांड या फॉल इन डिमांड अपने को देखने मिलेगा। और ये जो बेटा गैप है ई और जी के बीच में, ठीक है, ये जो आपका गैप निकल करके आता है ई और जी के बीच पे, इस गैप को ही हम लोग बोलते हैं डेफिशिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। दैट्स इट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब, एक ये सिचुएशन याद रखिएगा, सबको लगता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी के पास नौकरी है, नहीं ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन कि, मतलब हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। फुल एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को कवर करता है जो लोग काम करना चाहते हैं या काम कर पाएंगे एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, और उन लोगों को काम मिल भी रहा है। इट मीन्स इंडिविजुअल who are able to work, willing to work at the existing wage rate, are looking for work and they are getting work। उस सिचुएशन को हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा नहीं है बाबू कि इकोनॉमी में सभी के पास वर्क अवेलेबल है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्टन अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमी में रहता ही है। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, it refers to a situation of unemployment where poor remains unemployed due to the modernization and structural changes। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, इन सब चीजों की वजह से many people have lost their jobs। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इट रेफर्स टू पीपल हु लीव वन जॉब एंड फाइंड अनदर जॉब। जैसे मान लीजिए आप वर्क प्लेस ए में काम कर रहे थे, आप ऑफिस ए में काम कर रहे थे, आपको एक बेटर ऑप्शन चाहिए था, क्योंकि आपको ऑफिस ए में अच्छा नहीं लग रहा था, या वेज या सैलरी आपको कम मिल रहा था, तो आपने उस जॉब को क्विट किया और एक नया जॉब ढूंढने शुरू करी। इस जॉब को क्विट करके नया जॉब पाने के बीच पे जो गैप रहता है, जिस पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉलोड बाय वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड मीन्स व्हेन पीपल, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, दे डोंट वर्क। नॉट विलिंग टू वर्क मतलब प्रोबेबली दे आर आइडियली रिच, ठीक है, या वो लोग एंटी सोशल है, या मान लीजिए वो लोग एकदम ही पुअर है, तो उन लोगों को बस थोड़ा मोड़ा जो मिल जाता है उससे उनका जिंदगी चल जाता है, उनको आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, या वो चाहते भी नहीं है। इन दैट केस वी कॉल इट वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड, मतलब जहाँ इंसान अपने मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। एंड द लास्ट वन इज इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन होता है ना बेटा, वो इन्हीं लोगों को कवर करता है
जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट में लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, उन्हीं को एक्चुअल में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फिस्कल पॉलिसी। एज वी नो देयर आर मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, दो पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेटा वो रिजर्व बैंक का है, आई एम सॉरी, वो सेंट्रल बैंक का है, करेक्ट। और जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट का है। और फिस्कल पॉलिसी में तीन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है टैक्सेशन, एक होता है पब्लिक डेब्ट, ओके, और एक होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो इन तीनों पॉलिसीज को यूज करके गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाते हैं। जैसे सेंट्रल बैंक अपने मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज करके स्टेबिलिटी लाता है, वैसे ही गवर्नमेंट इन तीनों पॉलिसीज को यूज करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने का पूरा कोशिश करता है। जैसे इनमें से सबसे पहला कंपोनेंट हुआ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसके बाद हुआ अपना टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। हम बता देते हैं क्या रिक्वायर्ड है। जैसे अगर इकोनॉमी में मान लीजिए कि इन्फ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को कम करने का कोशिश करता है। ठीक है। और उसी जगह अगर डेफिसिट मतलब डिफ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ज्यादा से ज्यादा करता है ताकि इकोनॉमी में पैसा पंप इन हो। मेन कंसेप्ट यही रहता है कि इन्फ्लेशन में इकोनॉमी से पैसा पंप आउट करना है और डिफ्लेशन में इकोनॉमी में पैसा पंप इन करना है। आप इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़, आपको समझ में आएगा। जैसे इन्फ्लेशन में वापस बताते हैं कि टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देता है ताकि इंसान के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम रहे, वो कम खर्च करे और हम लोग एक्सेस डिमांड से बाहर आ सके। सिमिलरली अगर डेफिसिट डिमांड चल रहा है तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा, मतलब गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन पॉलिसीज को थोड़ा सा ये कर देगा, थोड़ा सा लूज कर देगा, थोड़ा इजी कर देगा, जिससे इंसान का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ सके और हम लोग डेफिसिट डिमांड को कवर अप कर सके। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एपीसी। अब यहाँ से हम लोग बाबू तीन टॉपिक करेंगे, तीन या चार टॉपिक कर लेंगे। एपीसी फॉलोड बाय एपीएस, देन एमपीसी एंड फॉलोड बाय एमपीएस। ठीक है। पहली बात तो हम लोग जो टॉपिक अभी कर रहे हैं वो कंजम्पशन के बेसिस पे है, सो वी कॉल इट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर एपीसी पढ़ रहे हैं तो वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप एमपीसी पढ़ते हैं तो वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, कंजम्पशन बाय इनकम, कंजम्पशन बाय इनकम। तो एपीसी का ये जो फॉर्मूला है इससे चार पॉइंट्स निकल करके आता है बेटा। चार पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, एपीसी ग्रेटर देन वन। किस किस सिचुएशन में जो है वो एपीसी मोर देन वन। एपीसी मोर देन वन तभी होगा बेटा जब कंजम्पशन, जब आपका कंजम्पशन जो है, ठीक है, जब आपका कंजम्पशन जो है वो इनकम से बड़ा होगा, जब आपका कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कंजम्पशन है 200 और आपका इनकम है 100, इनिशियल फेज में होता है। इनिशियली, क्योंकि इनिशियली हर इंसान का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनिशियली कम इनकम पे भी वो ज्यादा कंजम्पशन कर लेता है। लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता, तब इनकम कंजम्पशन पे हावी होता है। ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है, और ये कब पॉसिबल है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सेकंड, एपीसी क्या इक्वल टू वन हो सकता है? जरूर हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे जहां पे इनकम और कंजम्पशन सेम। थर्ड पॉइंट, क्या एपीसी लेस देन वन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपका जब आपका इनकम कंजम्पशन पे हावी है, मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब इंसान का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट जाता है और वो सेविंग्स के बारे में सोचने लगता है, इन दैट पॉइंट आपका कंजम्पशन कम होगा और इनकम ज्यादा होगा। इन दैट केस एपीसी विल बी लेस देन वन। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एपीसी को बेटा जीरो होने के लिए, आई रिपीट, एपीसी को जीरो होने के लिए जो आपका कंजम्पशन है उसको जीरो होना जरूरी है। और हम लोगों ने भी पढ़ा है कि इकोनॉमी में सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट। चलिए, अब आते हैं एमपीसी में। एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला निकल करके आता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। आई रिपीट, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। और ये देखिए, ये कंजम्पशन का कर्व है, और ये आपका जो है ये डिनोट करता है चेंज इन इनकम।
एंड ये लेवल डिनोट करता है चेंज इन कंजम्पशन। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल करके आता है, जो कि ये हाईलाइट करता है कि इंसान का इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है, उसका कंजम्पशन किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है। एमपीसी का जो आंसर है बेटा, वो हमेशा 0 या 1 तक ही वेरी करता है। ठीक है, याद रखना, वो 0 से 1 के अंदर ही आंसर उसका जो है वो वेरी करता है। बोल रहा है कि एमपीसी ऑफ अ पुअर इज मच मोर हायर देन अ रिच पर्सन, बिकॉज एक पुअर का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है, लेकिन एक रिच का जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो विथ टाइम कम होने लगता है, क्योंकि वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचने लगता है। एमपीसी फॉल्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम डेफिनेटली। अब आते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। एज यूजुअल प्रोपेंसिटी टू सेव में जो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे वो है एपीएस। लेकिन एपीएस में जाने से पहले आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये सेविंग्स कर्व प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम एक बार बना के भी हाईलाइट कर देते हैं। देखिए, ये जो सेविंग्स कर्व है बाबू, ये लोअर इस क्वाड्रेंट से शुरू होता है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना बेटा, ये जो है वो डिस सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस पॉइंट पे ब्रेक इवन होता है तो सेविंग्स इक्वल टू जीरो होता है। इस पॉइंट पे सेविंग ग्रेटर देन जीरो होता है, और जहां डिस सेविंग्स आपको दिख रहा है वहां सेविंग्स है लेस देन जीरो। ठीक है, समझ में आया आपको? और देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द एस पॉइंट, जो कि इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव सेविंग्स। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले वो डिस सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हमने आपको बताया था, इनकम नहीं होने के बावजूद भी सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उस पॉइंट पे हम लोगों को सेविंग्स में एक नेगेटिव देखने मिलता है, दैट इज डिस सेविंग्स। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सेविंग्स। इसमें भी आपको देखने मिलेगा एपीएस और एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला बेटा निकल करके आता है सेविंग्स बाय इनकम, और एमपीएस का जो फॉर्मूला है वो निकल करके आता है चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने एपीसी के लिए पढ़ा था कि कब वो 1 होगा कब वो 0 होगा, वैसे एपीएस के लिए भी है। बताया जा रहा है कि एपीएस कभी 1 कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। अच्छा, एपीएस को 1 होने के लिए क्या चाहिए बाबू? सेविंग्स और इनकम को सेम होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं और 100 ही रुपया सेव कर जाते हैं तो आपने क्या कंज्यूम किया? वो तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये 1 कभी नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एपीएस जो है ये मोर देन 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो आप 150 रुपया कभी सेव नहीं कर सकते। मोर देन 1 होने के लिए सेविंग्स को इनकम से ज्यादा होना पड़ेगा, जो भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, एपीसी 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने, मान लीजिए, आपने जितना कमाया, आपने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया ही खर्च कर दिया, तो आपका सेविंग्स हो गया 0। इन दैट केस एपीएस कैन बी 0। एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन डिस सेविंग्स occur. APS rises when increase in income, when income is saved increases with increase in income। तो ये आपका एपीएस का कंसेप्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में आपको सेम चीज ही है, एमपीसी जैसा ही है, बट यहाँ पे फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। ये इसका फॉर्मूला है, मतलब जैसे जैसे इनकम चेंज हो रहा है, आपका लेवल ऑफ सेविंग्स कितना चेंज हो रहा है, वही एमपीएस जो है वो हाईलाइट करता है। ठीक है, अब इन दोनों में एक रिलेशनशिप है जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। क्या है रिलेशनशिप बेटा? जैसे आपको बोलेगा कि एपीसी और एपीएस इक्वल टू 1 है, प्रूफ करिए। या आपको बोलेगा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, और ये हमेशा इक्वल टू 1 ही होगा, इतना याद रखना। क्योंकि एमपीएस, एमपीसी, एपीएस, एपीसी, इन लोगों का आंसर जो है वो 0 से 1 के अंदर ही रहता है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करता। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके रखा है। अगर आप इसको अच्छे से रीड करो तो आपको समझ में आएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, और ये एक टेबल है, ये एक बहुत अच्छा टेबल है, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले करके एक बार रीड कर सकते हैं। इसमें एक कंपैरिजन किया गया है कि कब कौन सा चीज नेगेटिव होगा, कब कौन 0 होगा, कौन ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कौन लेस देन 1 हो सकता है। जो हमने ऊपर पढ़ाया, नीचे में उसको समरी के तौर पे
प्रेजेंट किया हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ोगे तो स्मॉल एमसीक्यूज आपको अटेंड करने में बहुत ज्यादा इजी हो। चलिए, ये कुछ फार्मूला है जिसपे आपको एडीएस, एपीसी, एमपीएस सारा चीज यहाँ मिलेगा। अलोंग विद दैट ये मिलेगा, ये कंजम्पशन फंक्शन मिलेगा। इसको चलो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये कंजम्पशन का इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी बोले तो एमपीसी और वाई बोले तो नेशनल इनकम। करेक्ट? ठीक है। और ये जो सी बार है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को हाईलाइट करता है। इसी का अगर सेविंग्स इक्वेशन बनाए तो ये निकल करके आता है माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 - बी इंटू वाई। ठीक है। और ये बनता है आपका मल्टीप्लायर। ठीक है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई बाई 1/MPS, 1/1 - MPC। ये आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। अब हम लोग मल्टीप्लायर के बारे में भी बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर में। और ये एक टॉपिक जो है वो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का, वो हम लोगों ने फॉर्मूला के थ्रू ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार वापस लिख देते हैं। C इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। और इसी का अगर सेविंग्स बनाना हो तो माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन -1 - बी वाई। P stands for, as I told you, MPC. ठीक है। एंड C stands for autonomous consumption. ओके। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी स्क्रीन पे हाईलाइट किया गया है। देखिए, आपको सेविंग फंक्शन दे दिया गया है, इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है, आपको एमपीसी निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है। तो एमपीसी देखिए बेटा, हम बताए थे ये जो बी है यही वो है बी, और वो है 0.8। करेक्ट। और बोला है एमपीएस निकाल। तो आपको पता है ना, एमपीसी और एमपीएस दोनों को प्लस करते तो 1 निकलता है। अगर एमपीसी हो गया 0.8 और अगर आपको एमपीएस ढूंढना है तो एमपीएस का वैल्यू हो जाएगा 0. ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, ये फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया था। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन आ गया जो हम लोगों ने बात कर लिया है। ये सेविंग फंक्शन आ गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक ये बताता है हमको कि जैसे जैसे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हम लोग इक्विलिब्रियम पे ही थे जहाँ पे एडी इक्वल टू सी प्लस आई था। अब इकोनॉमी में जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो इक्विलिब्रियम लेवल ई पे था, लेकिन अब एग्रीगेट डिमांड पहुंच चुका है E1 पे। अब जो नया इक्विलिब्रियम है वो E1। देखने आपको ये मिलेगा कि इस पॉइंट पे जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो छोटा है और चेंज इन इनकम जो है वो ज्यादा है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही तो डिफाइन करता है। इन्वेस्टमेंट देखिए, एक बार डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लायर as the multiply amount by which income increases as a result of increase in investment. इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ता है इनकम उससे ज्यादा क्रिएट होता है। यही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हाईलाइटेड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। जैसे क्रेडिट क्रिएशन में एक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, उस टेबल के थ्रू हम लोग क्रेडिट क्रिएशन को समझते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे भी एक टेबल है। देखिए, इस टेबल को हमने प्रेजेंट किया है। यहाँ पे कुछ कॉलम्स आप लोग दिख रहा होगा। पहला कॉलम है राउंड, फिर उसके बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फिर इंक्रीज इन इनकम, फिर इंक्रीज इन कंजम्पशन, और लास्ट पे निकल करके आता है आपका ये सेविंग्स वाला पोर्शन। ठीक है। तो मान लीजिए कि इकोनॉमी में आपने 100 रुपीज जो है इन्वेस्ट किया, 100 करोड़ रुपीज। मतलब इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी था, आपने और 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। हम करोड़ को हटाकर सिर्फ 100 पे बात करते हैं, इजी होगा। और ये 100 करोड़ का, 100 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट किया वो 100 रुपीज का और इनकम जनरेट करता है। अब चेंज इन कंजम्पशन, ये जो अपना कॉलम है, जो सेकंड लास्ट कॉलम है, वो चेंज इन इंक्रीज इन कंजम्पशन बोल सकते हैं। तो मान लीजिए जब इंसान का इनकम 100 रुपए से बढ़ा तो इकोनॉमी में उसका 90% को कंज्यूम कर लिया गया। मतलब जो 100 रुपए इनकम जनरेट हुआ
इसका 90% हम लोगों ने कंज्यूम किया और बाकी 10% सेव किया। अब इतना याद रखें कि फर्स्ट राउंड में जिन लोगों ने 90% अपने कंजम्पशन पे खर्च किया था, उनके लिए वो तो खर्च था, लेकिन जो सेकंड ग्रुप का पीपल है, उनके लिए वो एक्सपेंडिचर जो है वो एक तरह का इनकम था। सही बात है ना? जैसे आप अगर मेरे से ट्यूशन लेते हो, मेरे को फी पे करते हो, तो आपका खर्च है वो, लेकिन मेरे लिए तो वो इनकम है। तो वैसे ही ये 90 रुपीज सेकेंड राउंड ऑफ पीपल के लिए इनकम बना। उन लोगों ने भी वही किया, जितना इनकम जनरेट हुआ उसका 90% उन लोगों ने कंज्यूम किया, बाकी का जो है वो सेव हो गया। फिर सेकेंड राउंड ऑफ पीपल का जो कंजम्पशन था, 90 का 90% होता है 81, 81 रुपीज का जो कंजम्पशन था, वो थर्ड ग्रुप के लिए इनकम बन गया। फिर उन लोगों ने भी 90% कंज्यूम किया, बाकी 10% सेव किया। ये प्रोसेस जो है, मतलब ये जो टेबल है, ये चलता रहता है जब तक अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल ना हो जाए। और अंत में आपको दिखेगा, जब आप टोटल करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 100 करोड़ का था, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट ने 1000 करोड़ का इनकम जनरेट किया, जिसमें से 90% कंज्यूम किया गया है और 10% सेव किया गया है। यही अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है। अब आप बोलोगे सर ये टेबल पूरा बनाना पड़ेगा तो तभी ना वैल्यू पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मल्टीप्लायर का, और उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हम लोगों ने जितना इकोनॉमी में लगाया है वो कितना जनरेट करके अपने को दे। करेक्ट। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से एक छोटा सा टेबल भी हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर। ठीक है, के मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, ये एमपीएस है, ये एमपीसी है, और ये भी मल्टीप्लायर। और आपको पता है कि हम लोगों के पास दो फॉर्मूला है, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/एमपीएस, और एक फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। तो दोनों तरीकों से ही आप मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकल करके आता है बेटा? पहला, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एनपीएस। सही बात है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप सेविंग्स को बढ़ाइएगा तो एमपीसी घटेगा, और अगर आप कंजम्पशन को बढ़ाइएगा तो एमपीएस घटेगा, एंड वाइस वर्सा। देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। एमसीक्यू के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लायर और एमपीएस इन दोनों में भी इनवर्स है, क्योंकि आप जितना ज्यादा सेव करोगे उतना कम कंजम्पशन होगा और मल्टीप्लायर घटेगा, एंड वाइस वर्सा। बट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड कंजम्पशन। हाँ, ये सही है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे, सेकंड राउंड थर्ड राउंड ऑफ पीपल के पास उतना ज्यादा इनकम जनरेट होगा, तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। चलिए, ये हो गया। अब दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिए। एक्स एंटे सेविंग, इसका डेफिनेशन आप लर्न कर ले। एक्स एंटे का लर्न, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का लर्न कर ले, पोस्ट इन्वेस्टमेंट का लर्न कर ले, और एक्स पोस्ट सेविंग्स का भी। ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग दूसरे किसी वीडियो में जरूर प्रेजेंट करेंगे। होपफुली आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक वन शॉट है इस चैप्टर के ऊपर। जितना भी नोट्स यहाँ पे दिया गया है आप उसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, या इस चैप्टर वीडियो को देखने के बाद बुक से भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। सो थैंक यू। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।